हेलो एवरीवन, आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस। और माय डियर, आज हम बात करने जा रहे हैं अ वेरी स्पेशल आर्टिकल दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में। क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये कैसे एटॉमिक रेडी पर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर प्रभाव डालता है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन को लेकर। व्हाट इज द डेफिनेशन? हम बात करने जा रहे हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश को बारे में, और इंग्लिश में कहते हैं इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक दोस्तों, क्या होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश? तो देखते हैं जल्दी से क्या है। नाभिकीय आवेश का वह मान जो परमाणु की वहत्तम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। इसे ZF EFF याद रखिएगा। यदि क्लियर विजिबल ना हो तो इसे क्लियर विजिबल कर देता हूं। ZF से प्रदर्शित किया जाता है। अब ZF क्या है, जल्दी से इसको भी समझते हैं। ZF, F स्टैंड फॉर इफेक्टिव, बराबर होता है माय डियर Z माइनस रो। सवाल, सर यहां Z क्या है और रो क्या है? तो आइए साहब, यहां Z है नाभिकीय आवेश या परमाणु क्रमांक। जो भी आप एटम लेंगे उसका या तो नाभिक में आवेश मींस प्रोटॉन, और प्रोटॉन हमेशा परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। और दूसरा, सर यहां ये क्या है? इसे हम लोग कहते हैं परिरक्षण स्थिरांक या स्लेटर स्थिरांक। अब सवाल, सर ये स्लेटर कौन है? द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस कॉन्सेप्ट। ये स्लेटर वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रभावी नाभिकीय आवेश को कैलकुलेट करना हमें सिखाया, हमें बताया। तो आइए अब बात करते हैं, सर हाउ वी कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर एन एटम। तो उसके लिए कुछ एक नोट हैं जो आपको सबसे पहले माय डियर प्रिपेयर करने होंगे। तो आइए कौन कौन से नोट हैं। नोट नंबर फर्स्ट की बात करने जा रहा हूं। किसी परमाणु की
वाह्यतम कक्षा के वाह्यतम कक्षा के 1s के लिए .30 लिया जाता है तथा NS व NP के लिए यह मान, कौन सा मान? द वैल्यू ऑफ रो 0.35 ली जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब आप किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर उसका आउटर शेल इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, तो आप उसके लिए s के लिए परिरक्षण स्थिरांक की वैल्यू हमेशा 0.30 स्टैंडर्ड वैल्यू है लिखेंगे। और यदि वो किसी भी एटम की आउटर मोस्ट के NS या NP में जाता है तो स्लेटर कांस्टेंट या परिरक्षण स्थिरांक के लिए रो की वैल्यू 0.35 लेंगे। याद रखिएगा, दीज आर द रूल्स विच यू हैव टू अप्लाई व्हेन यू आर डूइंग अ न्यूमेरिकल ऑन दिस कॉन्सेप्ट। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है माय डियर? जल्दी से ध्यान दीजिएगा। किसी परमाणु के n-1 कोश के S व P कक्षक के लिए अगेन रो बराबर 0.85 लिया जाता है तथा D व F कक्षक के लिए इसका मान, किसका मान? अगेन रो 1 लिया जाता है। थर्ड पॉइंट जो हमें याद रखना है, किसी परमाणु के n-2 कोश के लिए सभी कक्षकों के लिए रो इज इक्वल 1 लिया जाता है। अब माय डियर, यदि आप इस आर्टिकल के न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जब ऑब्जेक्टिव आपको पिक करना हो कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो आपको इन 3 रूल्स को बहुत सॉलिड प्रिपेयर करना होगा। कौन कौन से रूल? यदि आउटर मोस्ट शेल फर्स्ट 1s है तो आप हमेशा रो की वैल्यू 0.30 रखेंगे, कांस्टेंट डिजिट है। और यदि आउटर मोस्ट शेल 1 के अलावा कोई है, 2, 3, 4, यानी यहां जो n की वैल्यू आप देख रहे हैं, n की वैल्यू वो मोर देन 1 है, तो आप हमेशा रो की वैल्यू 0.35 लेंगे। यदि आप किसी एटम की n-1 यानी आउटर से पहले वाली कोश, n-1 जानते होंगे आप लोग, आउटर से पहले वाली कोश की बात करेंगे तो s और p के लिए रो की वैल्यू 0.85 होगी, जबकि d व f के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी। और यदि
थर्ड लास्ट सेल की बात करूं, यानी आउटर उससे पहले वाली n-1 और उससे भी पहले वाली n-2 की कोश की बात करूं, तो कक्षक S हो, P हो, D हो, F हो, चारों में से कोई सा भी कक्षक हो, आप माय डियर हमेशा वैल्यू ऑफ S P D F रो इज इक्वल 1 ही रखेंगे। अब आप कहेंगे सर समझ में उतना अच्छा नहीं आ रहा। पक्की बात है, जब तक एक एग्जाम्पल नहीं लिया जाएगा शायद अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो जल्दी से एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है He2 के लिए ZF की गणना कीजिए। उम्मीद है न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले किसी भी एटम का जब आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश निकालना हो, सबसे पहले आप उसका SPDF यानी कि आप वाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। कर देते हैं सर। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। आप देख सकते हैं अब इसकी आउटर शेल कौन सी है? फर्स्ट शेल ही आउटर शेल है। और मैंने आपको बताया था कि आउटर शेल यदि किसी परमाणु की वाहितम कक्षा कौन सी हो, गौर से देखिएगा, फर्स्ट एस हो, तो रो की वैल्यू हमेशा स्टैंडर्ड 0.30 रहती है। तो आइए लौट आते हैं वापस अपने आर्टिकल पर। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाने जा रहे हैं? इसमें फॉर्मूला लगेगा वही बराबर जेड माइनस रो। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हमें पता है? जेड परमाणु क्रमांक होता है हमेशा और परमाणु क्रमांक 2 है। अब बात करेंगे सर रो कैसे निकालें। रो निकालने का तरीका मैंने बताया, हमारा इलेक्ट्रॉन s में गया है और s के लिए हमेशा 1s के लिए हमेशा रो की वैल्यू 0.30 है और s में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमें प्रभावी नाभिकीय आवेश निकालना है, तो 2 में से एक तो निकल गया, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए रो की वैल्यू 0.30 बराबर हो गया 0.30। अब जेड और रो की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए और देखिए आपका आंसर बहुत स्मूथली आ जाएगा। तो क्या निकालेंगे हम? पुट करेंगे वैल्यू। तो जेड की वैल्यू परमाणु क्रमांक 2 माइनस रो की वैल्यू 0.30 बराबर आ गया 1.7 एंड दिस इज योर आंसर। यानी हीलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1.7 होगा। अभी भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स अधूरे मन से हैं, सर ऐसा लग रहा है समझ में आ भी रहा है और नहीं भी, ऐसा ही है। चलिए एक एग्जाम्पल और देता हूं, शायद आप मेरी बात को और स्मूथली समझ सकें। क्वेश्चन बदलता हूं। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की गणना कीजिए। आइए दोस्तों फिर कोशिश करूंगा आपके साथ एक नए आर्टिकल पर। अभी मैंने बताया था प्रभावी नाभिकीय आवेश हमेशा आउटर शेल की इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिथियम का एज यूजुअल एटॉमिक नंबर के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। क्लियर? 1s2 एंड 2s1। और क्योंकि हमेशा ZF की कैलकुलेशन आउटर मोस्ट शेल के लिए की जाती है, यानी कि अब हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन से पहले इलेक्ट्रॉन कौन से आ गए? 1s2 के। अब 1s2 के आ गए तो अब गौर करना, हमारी आउटर शेल कौन सी थी? सेकंड। और 1 कौन सी है? आउटर से पहले वाली। तो ये कौन सा नियम लगेगा इसमें? n-1 शेल का। शेल मतलब कोश का। बात समझ रहे हैं मेरी? नहीं। और n-1 कोश के लिए अभी मैंने आपको पढ़ाया था, किसी परमाणु के, गौर करिएगा, n-1 कोश के लिए s और p में इलेक्ट्रॉन गया हो
तो रो की वैल्यू हमेशा 0.85 है। जल्दी से अप्लाई करिएगा। तो रो की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रो और एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए रो की वैल्यू है 0.85, डिजिट हो गई 1.7। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम ZF की गणना कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन आउटर से पहले वाली कोश यानी n-1 में है और n-1 के लिए रो की वैल्यू 0.85 होती है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2 का गुणा कर दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए जल्दी से। ZF बराबर हो गया Z माइनस रो और Z होता है एटॉमिक नंबर 3 माइनस रो बराबर होता है 1.7 बराबर 1.3 विल बी द आंसर। तो कोई हमसे पूछे भाई लिथियम का ZF यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, 1.3 होगा सर। अब समझ में आया? शायद पहले की तुलना में थोड़ा अच्छा आया है, लेकिन सर अब भी ये बहुत अच्छा नहीं है। तो क्यों ना फिर एक एग्जाम्पल और हो जाए ये कंसेप्ट और अच्छी क्लियर करने के लिए। तो चलिए एक और प्रयास करता हूं माय डियर। थोड़ा सा पहले स्पेस डेवलप करता हूं जिससे आर्टिकल को ज्यादा आपके लिए स्मूथ बना सकूं। इनको यहीं आसपास रखते हैं जिससे आपके सामने बोर्ड पर होंगे तो आप बड़ी स्मूथली इन आर्टिकल्स को समझ पाएंगे कि आखिर हम लोग क्यों और कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन बदल देता हूं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 के लिए ZF की गणना कीजिए। उम्मीद सहमत होंगे। जल्दी से आइए आंसर्स पे आते हैं। और कैलकुलेशन निकालने का सबसे पहला रूल है कि जिस एटम की कैलकुलेशन करनी है उस एटम का एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। N7, 1s2, 2s2 एंड 2p3। अब हम 2p3 पे जाएं तो इस पूरे एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 7। 7 क्यों? 2 + 2 + 3। इज दैट क्लियर माय डियर? इन सबको ऐड करने के बाद यू विल गेट द 7 इलेक्ट्रॉन हैज गॉन। लेकिन हमेशा ZF की कैलकुलेशन आउटर मोस्ट पे की जाती है। आउटर मोस्ट पे की जाती है तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें से आप कम कर देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो अब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन तो S में बचे, 2 इसके S में बचे और 2 इसके P में। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 में से आउटर इलेक्ट्रॉन, एक जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसकी हमें ZF निकालनी है। तो आइए अब हम सबसे पहले हर इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ रो। क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल से पहला इलेक्ट्रॉन है। भाई आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? सेकंड शेल। और हम जिस बात कर रहे हैं वो 1s है और 1s कौन सा हो गया? n-1 वाला रूल लग गया यहां, n-1। और आपको बता चुका हूं n-1 के लिए रो की वैल्यू हमेशा 0.85 ली जाएगी। जल्दी से पुट कर दीजिए। तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 यानी 1.7। अब जल्दी से आइए 2s के लिए, यानी 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? रो तो कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां भी 2, तो सबसे पहले 2। अब आइए सेकंड, 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? 2s के। और 2s कौन सा है? आउटर शेल। और आउटर शेल के लिए वापस आइएगा, लिखा है आउटर शेल है। यदि ns का मतलब वाहितम कक्षा का s में इलेक्ट्रॉन है, तो वाहितम कक्षा के s के इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 और वाहितम कक्षा के ही p के लिए वापस ये कांस्टेंट रहेगा। जल्दी से अप्लाई करिए। तो 2 × 0.35 बराबर 0.7। ठीक इसी पर 2p2 के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए रो की वैल्यू 2 × 0.35 बराबर 0.7। सबको ऐड करिए 3.1। ये क्या वैल्यू आ गई?
इन सब को ऐड करने के बाद ये वैल्यू आई है रो की, और हमें निकालना क्या था, जेड एफ। वापिस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अब, तो जेड एफ बराबर होता है जेड माइनस रो। जेड हमेशा बता चुका हूं परमाणु क्रमांक होता है 7, लिख दो, माइनस इन सब के लिए रो की वैल्यू निकल के आई है 3.1, सॉल्व कर दो 3.9, अगेन दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूं अब आर्टिकल स्ट्रांग हो गया होगा, यानी कि जब भी आप किसी एटम के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कैलकुलेशन करेंगे, तो आप एक उसका आउटर इलेक्ट्रॉन छोड़कर उससे पहले की जितने भी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर इलेक्ट्रॉन्स के लिए पहले इंडिविजुअल रो की वैल्यू कैलकुलेट करें, फिर सबको ऐड करें और एटॉमिक नंबर में से उसे सब्सट्रैक्ट घटा दें। जो रिजल्टेंट होगा वही उस एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। उम्मीद करता हूं अब ये आर्टिकल स्ट्रांग है, और फिर भी परेशानी है एक कमेंट कर दीजिएगा, सर अभी हमें इन आर्टिकल्स में परेशानी आ रही है, इन न्यूमेरिकल्स में परेशानी आ रही है। कोशिश करूंगा आपको उन वीडियो के माध्यम से कमेंट का आंसर देने की। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम दूंगा, जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ। नमस्कार।